बुरा मत मानना बहू, अपनी माँ को बता देना कि हमारा टेस्ट कैसा है, हम किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं। पिछली बार वाली तुम्हारी माँ की भेजी हुई साड़ी हमें काम वाली को देनी पड़ी। कम से कम हमारा स्टेटस तो देखकर ही गिफ्ट भेजा करें या फिर ना ही भेजा करें। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी है क्या? शीला जी अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए शिकायत भरे लहजे में अपनी बहू इंदु से कह रही थी। इंदु अपनी सासू माँ की बातों को सुन रही थी और चुपचाप अपने कीमती साड़ियों सूटों को समेटकर अपने बैग में पैक कर रही थी। अगले दिन वह अपने मायके जा रही थी और वह भी अकेली। वहाँ उसकी बचपन की सहेली की शादी थी। वैसे तो उसकी सहेली ने उसके पति को भी आमंत्रित किया था, पर इंदु ने शादी का कार्ड छुपा लिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसका संपन्न और शहरी पति उसके ग्रामीण परिवेश वाले मध्यम वर्गीय मायके में जाए और वहाँ के लोगों के स्टैंडर्ड पर हंसते हुए उनका मजाक उड़ाए। पिछली बार जब पवन उसके मायके गया था तो वहाँ के परिवेश और लोगों के व्यवहार को देखकर असहज महसूस कर रहा था। घर में लगी मच्छरदानी, पुराने समय का बाथरूम और बरामदे में लगी चारपाइयाँ जिस पर मोहल्ले के कई लोग बैठकर सामाजिक मुद्दों पर बहस करते दिखाई देते थे, ये सब उसे असहज लगता था। इसके अलावा एक दिन जब उसके कमरे में मोहल्ले की एक भाभी बिना इजाज़त घुस गई थी और उनके बिस्तर पर बैठकर उनसे हंसी मजाक करने लगी थी, तो उसे और भी ज़्यादा असहज कर दिया था। वैसे गांव में ये आम बातें होती हैं। वहाँ के लोग बहुत भोले होते हैं। वहाँ मोहल्ले की बेटियाँ सबकी बेटियाँ होती हैं और दामाद सभी का दामाद होता है। और कोई औपचारिकता नहीं, कोई बनावट, कोई दिखावा नहीं। पर शहर में पले बड़े पवन उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वापस घर पहुँचते ही अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई और उनकी माँ ने ये बात आग की तरह फैला दी। अब जब भी, जहाँ भी, जिसे भी मौका मिले वह उस बात की चर्चा करके खूब हंसते। तभी से इंदु ने सोच लिया कि जब तक ज़रूरी ना हो वह पति को लेकर मायके में नहीं जाएगी। कहाँ खो गई इंदु? तैयारी हो गई हो तो एक कप चाय भी पिला दो। वैसे भी कल से तो आया के हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। पवन ऑफिस से घर आ चुका था और ड्राइंग रूम से उसे आवाज़ दे रहा था। अभी आई बोलकर इंदु ने पैक किए हुए बैग्स को साइड में रख दिया और किचन में पकौड़ों के साथ चाय भी बनाने लगी। उसे हाथ में चाय और पकौड़े लिए देखकर पवन मुस्कुरा दिया और एक प्यार भरी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए बोला, मायके जा रही हो? कुछ चाहिए क्या? कुछ नए कपड़े या जेवर या फिर सहेली के लिए कुछ कीमती गिफ्ट? वैसे तुम्हारी सहेली अगर मुझे बुलाती तो मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर जाता। तुम्हारे पापा मम्मी से भी मिल लेता। अगर तुम कहो तो मैं कल की छुट्टी लेकर तुम्हें वहाँ गाड़ी से मैं छोड़ आऊँ। अरे उसकी क्या ज़रूरत है, 6 घंटे का सफ़र है। ड्राइवर जा तो रहा है साथ, मैं मैनेज कर लूँगी। और रही बात कपड़ों की, तो पहले से मेरे पास मेरी शादी की साड़ियाँ और जेवरात रखे हुए हैं, वही पहन लूँगी। बस आप एक रेशमी साड़ी मंगवा कर दे दीजिए। इंदु मुस्कुरा कर बोली। इंदु की फरमाइश पर पवन ने अपनी सोसाइटी के स्टोर से एक खूबसूरत सी रेशमी साड़ी लाकर उसे दे दी। अगले दिन इंदु अपने मायके रवाना हो गई। शादी को 8 माह होने को थे, पर इंदु अभी तक ससुराल में खुद को अकेला ही महसूस करती थी। इसकी वजह शायद दोनों परिवारों की हैसियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था या फिर इंदु का कम बोलने का स्वभाव। इंदु अपने पति से यह भी नहीं बोल पाती थी कि उसके मायके की छोटी छोटी बातें सबके सामने मजाक का विषय बनाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी सासू माँ का एक ही तकिया कलाम था कि इसके मायके में एक यही इंदु है जो हमारे परिवार के लायक है, वरना हम ऐसे परिवार में अपने बेटे को ना ब्याहते। इंदु को ऐसी बातों से बहुत कष्ट होता। अगर उस परिवार की लड़की को आपने बहू बनाया है तो फिर वह परिवार उपहास का पात्र क्यों?
लेकिन उसकी चुप्पी की वजह से कोई उसके हृदय भावों को कोई समझ नहीं पाता। पवन ने कई बार कोशिश की कि इंदु उससे खुलकर बात करे, पर इंदु हाँ ना में जवाब देकर चली जाती। पवन उसकी संकुचाहट को उसके ग्रामीण वातावरण का होना समझता था। पवन और इंदु की शादी पवन की बुआ ने करवाई थी। इंदु की खूबसूरती और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्होंने उसे अपने भतीजे के लिए चुना था। इंदु सर्वगुण संपन्न लड़की थी, जिसने ब्याह के बाद तुरंत ही ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। इंदु भी वहाँ खुश थी, सभी उसे प्यार करते थे, परंतु उसे बात बात में अपने मायके का उपहास बर्दाश्त नहीं होता था। उसके ससुराल वालों के लिए उसका मायका एक्सेप्टेबल नहीं था, जिस कारण से वह दुखी और शांत रहती थी। पवन बहू का फ़ोन आया था, वह 2 दिन में वापस नहीं आ पाएगी, वह कुछ दिन वहाँ रहना चाहती है। तो मैंने भी कहा ठीक है, आखिर मायका है तुम्हारा। वैसे अब इतनी सुख सुविधाओं की आदत लग गई है कि तुम खुद जल्दी वापस आ जाओगी। पवन के ऑफिस से आते ही उसकी माँ बोली। माँ की बातों को सुनकर पवन असमंजस में पड़ गया। उस दिन उसकी सहेली का फ़ोन आया था, जिसकी शादी थी। वह उसे शादी में नहीं आने का उलाहना दे रही थी। उसने शादी के कार्ड पर पूरे परिवार को आमंत्रित किया था और इंदु से रिक्वेस्ट भी किया था कि कोई और ना आ पाए तो कोई बात नहीं, पर अपने पति को साथ में ज़रूर लेकर आना। लेकिन इंदु ने उससे छुपाया और झूठ बोला कि उसे उसकी सहेली ने आमंत्रित किया ही नहीं और आज अचानक से वहाँ रुकने के लिए फ़ोन कर दिया, जबकि उसे पता था कि अगले दिन हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम है। वह मुझे भी तो फ़ोन कर सकती थी। सैकड़ों सवालों के साथ पवन खाना खाकर सोने चला गया। उसने बिस्तर पर जाकर इंदु का फ़ोन मिलाकर उससे बात करनी चाहिए, पर इंदु का फ़ोन स्विच ऑफ था। इंदु का इस तरह से झूठ बोलना और उससे बातें छिपाना पवन को परेशान कर रहा था। 1 सप्ताह बीत गया, पर इंदु का कोई फ़ोन, कोई समाचार नहीं आने पर पवन और उसका परिवार परेशान हो गया। इंदु के घर का लैंडलाइन भी बंद था और उसके पिता का मोबाइल भी बंद था। पवन की माँ खुद वहाँ जाकर उसे वापस लाने की बात बोलने लगी। पवन ने उन्हें मना किया और ख़ुद छुट्टी लेकर जाने की तैयारी कर ली। इसी बीच उसे याद आया कि इंदु की सहेली के फ़ोन पर बात की जा सकती है और इंदु की सहेली से बात करके पवन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इंदु शादी में डांस करते हुए गिर गई थी, उसके पैर में चोट लगी थी। सुनते ही पवन जल्दी में अपने ससुराल के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही वह इंदु से बहुत नाराज़ हुआ और तुरंत उसे अपने साथ लेकर वापस आया। घर जाने से पहले वह उसे हॉस्पिटल ले गया। इंदु के पैर में सिर्फ चोट नहीं थी, उसका पैर फ्रैक्चर था। गांव के डॉक्टर ने सिर्फ गर्म पट्टी बांध दी थी। जब इंदु घर आई तो घर के सदस्य उससे काफ़ी नाराज़ थे। बात वहीं आकर रुकी कि इंदु के मायके में किसी को औपचारिकता निभाना नहीं आता। इंदु गिर गई, बीमार हो गई तो उसके माता पिता की जिम्मेदारी थी कि हमें सूचित कर दे, और अगर इंदु बताने से मना कर रही थी तो उसके इस व्यवहार का कारण पूछा जाए। हद हो गई। इंदु ने फ़ोन करके भी हमसे झूठ बोला। उसे हमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? वह अभी भी हमें पराया ही मानती है, कभी खुलकर बात नहीं करती। समझ में नहीं आता कि हमसे कहाँ गलती हो गई कि शादी के 8 महीने बाद भी हमारी बहू हमें पराया ही समझती है। इंदु की सास बड़बड़ाने लगी। अभी हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, इंदु को पहले ठीक हो जाने दो। पलक जाओ, भाभी का ख्याल रखो, और राजू तुम इंदु को उठने बैठने में मदद किया करना। पवन ने दखल अंदाजी करके बातचीत को वहीं पर रोक दिया, लेकिन वह भी इंदु से उसके झूठ बोलने का कारण जानना चाहता था। इसी बीच शीला जी ने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में सत्यनारायण की पूजा रखवाई। पूजा में पंडित जी के साथ शीला जी और उनके पति भी बैठे। पूजा में नए कपड़े पहनने थे, इसलिए उन्होंने इंदु के मायके से आई हुई साड़ी पहनी।
जो इस बार इंदु अपने मायके से लेकर आई थी। इतने महीनों में पहली बार इंदु के मायके से आई हुई साड़ी पसंद आई थी। पूजा में इंदु को भी व्हील चेयर पर बिठाकर पवन ले आया था। मोहल्ले की औरतें भी पूजा में आई थी। पूजा के बाद शीला की पड़ोसन बोली, इस साड़ी में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, बहू के मायके से आई थी, सोचा कि नहीं है तो इसे ही पहन लेती हूँ। शीला जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे शीला, यह साड़ी तो हमारे स्टोर की है। ये लेटेस्ट 5 डिज़ाइनर साड़ियाँ हमने मंगवाई थी। उस दिन शाम को पवन तो ले गया था जब तुम्हारी बहू मायके जाने वाली थी। पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, ये वही पड़ोसन है जिसका साड़ियों का स्टोर मोहल्ले में ही था। शीला जी को इंदु के झूठ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किसी तरह उन्होंने अपने मेहमानों को विदा किया और फिर पूरा घर सिर पर उठा लिया। पवन भी उस साड़ी को पहचान चुका था और उसने भी कहा कि वह इंदु के लिए यही साड़ी लाया था। एक बार फिर इंदु के झूठी होने की बात सामने आई। इंदु रोए जा रही थी और शीला जी अपनी आज की बेइज्जती से उबर नहीं पा रही थी। उन्होंने अपना केक कटिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अपने कमरे में जाकर सो गई। रोना बंद करो इंदु, आज तुम मुझे अपने झूठ बोलने की वजह बताओगी। क्यों तुमने अपनी सहेली की शादी के आमंत्रण के बारे में झूठ बोला? क्यों तुमने अपने पाँव टूटने की बात नहीं बताई और झूठ बोला कि तुम अपने मायके में कुछ दिन रहना चाहती हो? क्यों तुमने झूठ बोलकर माँ को यह साड़ी दी कि यह तुम्हारी माँ ने गिफ्ट की है? पवन आज बहुत ही गंभीर होकर ये सवाल कर रहा था। उसके पिता और भाई बहन भी ये जानना चाहते थे। हाँ, मैंने झूठ बोला और आगे भी बोलती रहूँगी यदि आप मेरे मायके का इसी तरह से उपहास करेंगे। मैंने अपनी सहेली की शादी का आमंत्रण का कार्ड छुपा दिया था ताकि तुम मेरे मायके ना जाओ। आप उस वक्त तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन वहाँ से आकर वहाँ के परिवेश का मजाक उड़ाते हैं। मेरे माता पिता हर उस चीज़ की व्यवस्था करते हैं अपने दामाद के लिए कि उनके दामाद को कोई असुविधा ना हो, तकलीफ़ नहीं हो। फिर भी आपको वहाँ की हर चीज़ बुरी लगती है और आप हर समय ये एहसास कराते हैं कि आप वहाँ अनकंफर्टेबल हैं। इसी वजह से मैंने अपने पैर की चोट की बात छिपाई। सोचा कि 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगी और मैं घर चली जाऊंगी। यदि मैं अपने गिरने की बात आपको बताती तो आप वहाँ आ जाते, जो मैं नहीं चाहती थी। रही बात सासू माँ को झूठ बोलकर साड़ी गिफ्ट देने की बात, तो उसकी भी यही वजह है, उपहास। क्योंकि सासू माँ को मेरी माँ की दी हुई साड़ी कभी पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोलकर यह साड़ी मंगवाई ताकि माँ जी यह साड़ी पसंद करके पहने। मेरा माँ जी का दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। इंदु बोलते बोलते रोने लगी और भी कई बातें अपने परिवार के सामने रखी, जिसमें यह भी कहा कि भले ही ज़्यादा सुख सुविधाओं से परिपूर्ण ना हो तो क्या हुआ, है तो उसका मायका ही ना, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ उसकी परवरिश हुई, जहाँ उसे जान से भी प्यारे माँ बाप का प्यार मिला। कैसे उसे कम आंक सकती है? उसे भी यहाँ ससुराल में एडजस्ट होने में परेशानी होती है, पर वह वहाँ अपने मायके में जाकर तो नहीं बता सकती, क्योंकि इतने बड़े परिवार में ब्याह से पहले उसकी माँ को यही चिंता थी कि इतने बड़े परिवार में जाकर कैसे एडजस्ट कर पाएगी। कहते हुए इंदु रोते जा रही थी और काफ़ी हद तक उसकी बातें सही भी थी। इसकी स्वीकृति वहाँ पर खड़े घर के सभी लोगों की झुकी हुई नज़रों ने दे दी थी। कमरे के दरवाजे पर खड़ी उसकी सासू माँ इंदु की सारी बातें सुनकर बाहर आ गई और इंदु के ससुर जी बोले, यदि इंदु पवन के परिवार को अपनाकर प्यार और सम्मान दे सकती है तो इंदु का परिवार इस सम्मान और प्यार से वंचित क्यों हो? विवाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है, जिसमें एक दूसरे का मान सम्मान अत्यंत आवश्यक है। यदि परिवारों के रहन सहन में अंतर है तो इंदु को भी अपने आप को यहाँ के रहन सहन के अनुसार ढालना पड़ा है, जो उसने बखूबी किया है।
कभी भी उसने अपने आप को असहज महसूस नहीं होने दिया। असहजता का अर्थ ही अस्वीकारना होता है। अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं तो असहज नहीं हो सकते। आज के बाद मुझे इस तरह की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ससुर जी के वहाँ से चले जाने के बाद इंदु अपनी सासू माँ की तरफ मुड़ी और उनसे माफ़ी मांगने लगी, तो शीला जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। बड़ी होने के कारण मुझे अपने बच्चों को और पवन को इस तरह के उपहास के लिए रोकना चाहिए था, और मुझे खुद भी सोचना चाहिए था कि उपहार तो उपहार ही होता है, उसे स्टेटस के साथ नहीं जोड़ा जाता। मैंने तो तुम्हारी हर सुख सुविधा को तुम्हारे मायके से जोड़ा। इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे तुमने मेरे परिवार को स्वीकार किया, हम भी तुम्हारे परिवार को स्वीकार करेंगे। एक औरत होकर भी मैं कैसे भूल गई कि एक औरत को उसका मायका कितना प्यारा होता है। अब रोना बंद करो बेटा। सासू माँ की बात सुनकर उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और कहा कि अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो प्लीज़ केक काट लीजिए। उसके अचानक से इतने गंभीर मुद्दे से इस मुद्दे पर आने से घर के सभी सदस्य जोर से हंसने लगे, और उस हंसी में एक दूसरे की भावनाओं के प्रति सम्मान था। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।